मेरा नाम दानिश है और ये वाक़या मेरी ज़िंदगी के उन दिनों का है जब मैं अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। हम 4 लोग थे, मैं, मेरे 2 करीबी दोस्त और मेरा छोटा कज़न। हम जंगल में एक आखिरी ट्रिप पर गए थे, लेकिन जो कुछ उस रात हुआ उसने मेरे कज़न की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही रात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसे जिया था। दानिश ने अपना बैग गाड़ी की डिग्गी में रखा और हल्का सा मुस्कुराया। यह आखिरी मौका है लड़कों, शादी के बाद शायद फिर कभी ऐसी आज़ादी न मिले। फैसल ने हंसकर उसकी पीठ पर थपकी दी। अभी से मत रो दुल्हा मियाँ। ये तीनों, दानिश, फैसल और कामरान, स्कूल के ज़माने से बेहतरीन दोस्त थे। हर मुश्किल और हर खुशी उन्होंने एक साथ गुजारी थी। कामरान जो हमेशा सामान की फिक्र करता था, टेंट और रस्सियां दोबारा गिन रहा था। सब कुछ रख लिया है ना? बारिश की कोई चेतावनी तो नहीं? मौसम बिल्कुल साफ है, दानिश ने फ़ोन पर वेदर ऐप दिखाते हुए कहा। 2 दिन सिर्फ हम चारों और जंगल की खामोशी। गाड़ी की पिछली सीट पर ज़ुहैब बैठा था, दानिश का 18 साल का कज़न। अपने पहले कैंपिंग ट्रिप की वजह से वो इतना पुरजोश था कि रास्ते भर सवालात पूछता रहा। ख़ानदान में सबसे छोटा होने की वजह से वो बरसों से हमारे साथ जाने की ज़िद कर रहा था और आखिरकार उसे इजाज़त मिल ही गई थी। टेंट कैसे लगाते हैं? क्या वहाँ जंगली जानवर भी होंगे? सब्र कर छोटे, सब सिखा देंगे, दानिश ने हंसकर कहा। जंगल तक का रास्ता 3 घंटे का था। आखिरी 1 घंटा कच्ची और पथरीली सड़क पर गुजरा, जहाँ घने दरख्तों का साया दिन की रोशनी को भी मद्धम कर रहा था। एक छोटी नदी के पास जो उनके वापसी के रास्ते में पड़ती थी, उन्होंने गाड़ी पार्क की और बाकी रास्ता पैदल तय किया। कैंप साइट एक खुली और साफ जगह पर थी, बड़े बड़े पुराने दरख्तों के बीचों बीच, और नदी की हल्की आवाज़ दूर से आ रही थी। सबने मिलकर टेंट लगाया और रात के लिए लकड़ियां जमा की। सूरज ढलने तक माहौल बिल्कुल आम था। हंसी मजाक, खाना पकाना और ज़ुहैब का हर चीज़ को हैरत से देखना। रात को हल्की बारिश शुरू हो गई। कोई तूफान नहीं था, बस हवा में ठंडक बढ़ गई। सब हंसते मुस्कुराते टेंट के अंदर चले गए। अगली सुबह जब वे नाश्ता तैयार कर रहे थे, कामरान ने गौर किया कि उनके खाने के सामान का एक बैग थोड़ा बिखरा हुआ था और कुछ फासले पर सरका हुआ था। कोई छोटा जानवर होगा, उसने बात टाली और बैग समेट लिया। किसी ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर असल मुसीबत कुछ और थी। जब वे वापसी के लिए नदी के पास पहुंचे, तो वो रास्ता जो कल उन्होंने आसानी से पार किया था, अब एक तेज़, गंदले और खौफनाक पानी के रेले में बदल चुका था। ये तो पार नहीं हो सकता, कामरान ने पानी का बहाव देखकर परेशानी से कहा। फैसल ने किनारे से एक मोटी लकड़ी पानी में फेंकी, जो लम्हों में बहाव के साथ गायब हो गई। इसमें उतरने की गलती भी मत करना। दानिश ने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब थे। करीब के कुछ मकामी लोगों ने बताया था कि ऐसी बारिश के बाद पानी 24 घंटे में उतर जाता है। हमें 1 रात और रुकना पड़ेगा। ज़ुहैब के चेहरे पर घबराहट के बजाय एक अलग ही जोश था। मतलब एक और रात कैंपिंग? ज़बरदस्त। बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उस शाम वापस कैंप पहुंचकर सबने माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन एक नामालूम खौफ हवा में फैला हुआ था। खाने के बाद जब वे आग के गिर्द बैठे, तो उन्होंने एक बात नोट की। जंगल की तमाम कुदरती आवाज़ें, झिंगुर, रात के परिंदे, पत्तों की सरसराहट, सब आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही थी। 1 घंटा पहले तक जो जंगल शोर से गूंज रहा था, अब वहाँ एक गहरी, भयानक खामोशी छा चुकी थी। कुछ अजीब लग रहा है, कामरान ने आहिस्ता से कहा और आग में लकड़ी डाल दी। फैसल ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। जानवर भी सो जाते हैं कामरान, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ में खौफ साफ महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब ज़ुहैब पानी लेने नदी की तरफ गया,
तो अचानक उसने किसी चीज़ को देखकर बाकियों को पुकारा, ये देखो। नर्म गीली मिट्टी पर कुछ अजीब निशानात बने हुए थे। वे इंसानी पाँव की तरफ तो थे, लेकिन साइज में बहुत बड़े, और जहाँ इंसान के पाँव में 5 उंगलियाँ होती हैं, इन निशानों में 7 या शायद 8 उंगलियाँ थीं। हर उंगली गैर मामूली तौर पर लंबी और पतली थी। फैसल ने अपना जूता एक निशान के पास रखा। उसका पूरा जूता उस निशान के अंदर आ गया, और फिर भी काफ़ी जगह बाकी थी। कामरान ने निशानात की सिमत देखी। वे सीधे उनके कैंप की तरफ आ रहे थे, और कैंप के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक जाते थे, जैसे कोई पूरी रात अंधेरे में खड़ा होकर उन्हें देखता रहा हो। उस रात खौफ की वजह से कोई भी सुकून से नहीं बैठ पा रहा था। वे आग के गिर्द जमा तो थे, लेकिन बातें ख़त्म हो चुकी थीं। ज़रा सी आहट पर सबकी नज़रें अंधेरे की तरफ उठ जातीं। रात के किसी पहर ज़ोहैब उठा। मैं ज़रा बाथरूम होकर आता हूँ, बस यहीं दरख्तों के पीछे। अकेले मत जाओ, कामरान ने फ़ौरन टोका। बस 2 मिनट की बात है भाई, ज़ोहैब ने मुस्कुरा कर कहा, और टॉर्च जलाकर अंधेरे में चला गया। 2 मिनट 5 मिनट में बदल गए, और फिर 10 मिनट गुजर गए। ज़ोहैब, दानिश ने परेशान होकर आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। तीनों ने अपनी टॉर्चें संभाली और उस तरफ भागे। ज़ोहैब, कहाँ हो? फिर अंधेरे से एक आवाज़ आई। न कोई चीख, न कोई अल्फाज, बस कुछ घिसटने की आवाज़, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर तेज़ी से खींची जा रही हो। वे आवाज़ की सिमत भागे। दिल सीने से बाहर आने को थे। कुछ ही दूर उन्हें ज़ोहैब नज़र आया। वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और सांसें फूल रही थीं। ज़ोहैब, दानिश घुटनों के बल उसके पास बैठा। क्या हुआ? जब दानिश ने उसकी कमीज़ थोड़ी पीछे की तो सब पर सन्नाटा तारी हो गया। ज़ोहैब के कंधे पर गहरे खौफनाक पंजों के निशान थे, जैसे किसी चीज़ ने उसे नोच कर खींचा हो। कुछ ने मुझे पकड़ लिया था, ज़ोहैब ने कपकपाती आवाज़ में कहा। वो मुझे ज़मीन पर घसीट रहा था। मैंने उसे पूरा नहीं देखा, लेकिन वो बहुत लंबा था और उसके हाथ बहुत लंबे और खौफनाक थे। फिर अचानक उसने मुझे छोड़ दिया, जैसे कोई चीज़ उसे डरा गई हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछे कि वो कोई चीज़ क्या थी जिसने उस बला को भी डरा दिया। उनके लिए बस इतना काफ़ी था कि ज़ोहैब जिंदा था। उन्होंने फैसला किया कि अब कैंप में 1 सेकंड भी रुकना, मौत को दावत देना है। सामान वहीं छोड़कर, ज़ोहैब को सहारा देकर वे अंधेरे जंगल में किसी महफूज जगह की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद दूर दरख्तों के दरमियान उन्हें एक रोशनी नजर आई, एक लालटेन की मध्यम पीली रोशनी, जैसे कोई रेंजर का कैंप हो। वहाँ फैसल के लहजे में उम्मीद जागी। कोई है वहाँ, मदद मिल जाएगी। वे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वे जितना तेज चलते, रोशनी उतनी ही आगे चली जाती। वो हमेशा एक ही फासले पर रहती। ये कैसे मुमकिन है? कामरान हाफते हुए बोला। हम भाग रहे हैं, लेकिन फासला कम क्यों नहीं हो रहा? दानिश ने उस रोशनी को गौर से देखा। वहां ना कोई साया था, ना कोई हरकत, और ना ही किसी इंसान की आवाज। सिर्फ वो एकदम रुकी हुई पीली रोशनी जो उन्हें मजीद अंधेरे की तरफ बुला रही थी। रुको, दानिश ने सबको वही रोक दिया। ये इंसान नहीं है, इसकी तरफ मत जाओ। फैसल ने जैसे ही रोशनी से नजरें हटाईं, वो लालटेन की रोशनी बगैर किसी आवाज के गायब हो गई। बाकी पूरी रात उन्होंने एक बहुत बड़े दरख्त की जड़ों के बीच चिमट कर गुजारी। टॉर्चें बंद थीं, हर तरफ मुकम्मल खामोशी,
और ज़ुहैब को उन्होंने अपने बीच में छिपा रखा था। किसी की आंख नहीं झपकी। पूरे जंगल में वक्तन फवक्तन वही घिसटने की आवाज़ सुनाई देती, कभी करीब तो कभी दूर, जैसे कोई उनके गिर्द चक्कर काट रहा हो लेकिन पास आने की हिम्मत ना कर पा रहा हो। जब पूर्व से सुबह की हल्की रोशनी नुमूदार हुई तो वे आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गईं। जंगल का नॉर्मल माहौल और परिंदों की आवाज़ें वापस लौट आईं। दिन निकलते ही वे नदी की तरफ भागे। पानी का बहाव काफ़ी कम हो चुका था। एक दूसरे का हाथ थामकर वे एहतियात से नदी पार कर गए। नज़दीक तरीन कस्बे में पहुंचकर वे सीधा फॉरेस्ट रेंजर के दफ्तर गए। एक बुजुर्ग रेंजर ने ज़ुहैब के ज़ख्म देखे और सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। उसने नक्शे पर एक लकीर पर उंगली रखी और पूछा, क्या आप लोग उस लकीर के आगे गए थे? जी, हमें नहीं मालूम था कि वहाँ कोई हद है, दानिश ने जवाब दिया। रेंजर ने आह भरी और सिर हिला दिया। सर्वे टीमों ने भी बरसों पहले इस इलाके से आगे जाना बंद कर दिया था। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा है कि वहाँ जाना मना है, लेकिन वजह दर्ज नहीं की गई। उसने ज़ुहैब के कंधे की तरफ देखा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि जिंदा वापस आ गए। ज़ुहैब के ज़ख्म महीनों में भर गए, लेकिन वो निशान कभी गायब नहीं हुए। डॉक्टर भी हैरान थे कि वो निशान आज भी हल्के सुर्ख रहते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों की रातों में। दानिश की शादी वक्त पर हुई, लेकिन उस रात के बाद फैसल और कामरान ने फिर कभी कैंपिंग का नाम नहीं लिया। और ज़ुहैब, जो कभी जंगल जाने के लिए सबसे ज़्यादा पुरजोश रहता था, वो अब खुली खिड़की के पास भी नहीं सोता। रात को बाहर ज़रा सी भी सरसराहट हो तो वो डर कर उठ बैठता है। कोई नहीं जानता कि उस रात जंगल में क्या था। रेंजर के रिकॉर्ड में आज भी बस एक ही जुमला लिखा है, हद के आगे मत जाना। क्यों? ये आज भी एक राज है।